हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडीजेनिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस का पार्ट 16 डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम रोज लेकर आते हैं जिसमें हम 10 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले प्रश्न में आ गए हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है। विटामिन B12 का हमको दूसरा नाम पूछा गया है। तो दोस्तों, B1 जो होता है दोस्तों, B1 का नाम होता है थायमिन। थायमिन जो होता है वो B1 होता है दोस्तों। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है दोस्तों, वो होता है विटामिन C। दोस्तों, जो राइबोफ्लेविन होता है वो होता है विटामिन B2। विटामिन B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। थायमिन B1 होता है। और दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो विटामिन C होता है दोस्तों। और जो कोबालामिन होता है, साइनोकोबालामिन इसका पूरा नाम होता है, वो होता है विटामिन B12। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि साइनोकोबालामिन होता है विटामिन B12। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आ गए दोस्तों। जिस प्रकार हमने पहला प्रश्न डिटेल में डिस्कस किया, ऐसे सारे प्रश्न डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न नंबर 2। एक पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, यानी इन दोनों में क्या अंतर है, क्या भिन्नता है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। दोस्तों, राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है। दोस्तों, कोशिका द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, कोशिका भित्ति होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है दोस्तों, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आ गए प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारे सामने है, पायरिया की एक बीमारी है, यानी पायरिया की संघ पर होने वाली एक बीमारी है। तो दोस्तों, पायरिया जो होती है वो होती है दोस्तों मसूड़ों में, यानी अपने दांत के जो मसूड़े होते हैं दोनों, इनमें पायरिया होता है दोस्तों। वयस्क उम्र में ये पायरिया का रोग हो जाता है, जिसमें पीला पीला द्रव मसूड़ों में से निकलता है दोस्तों, जिससे दांत हल्के हो जाते हैं, मजबूत नहीं रहते हैं, जिसको ये बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 हमें दे रखा है, उपकरण एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। दोस्तों, एनीमोमीटर नामक एक उपकरण होता है, उससे क्या मापा जाता है ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, एनीमोमीटर से पवन की गति मापी जाती है, यानी हवा की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। दोस्तों, बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो सापेक्ष आर्द्रता जो होती है दोस्तों, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर एक यंत्र होता है दोस्तों, उससे आर्द्रता को मापा जाता है। दोस्तों, दबाव जो होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है दोस्तों। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम डिटेल में सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 हमें दे रखा है दोस्तों, आवेशित कंडक्टर में विद्युत आवेश कहाँ रहता है। यानी कोई कंडक्टर है दोस्तों, उसमें विद्युत का आवेश किस जगह रहता है, ये हमके पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों, इसके ऊपर एक नियम है दोस्तों, कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा कभी। कूलाम के नियम अनुसार किसी वस्तु पर दोस्तों कोई बंद निकाय होता है, अगर उस पर कोई विद्युत छोड़ी जाती है दोस्तों, तो वो विद्युत उसके बाहरी सतह पर ही रह जाती है, यानी बाहरी सतह पर सारी विद्युत रह जाती है, उसके अंदर अंदरूनी सतह पर कोई विद्युत नहीं जा पाती है। ये कूलाम का नियम होता है दोस्तों। तो उसका ऑप्शन नंबर डी इसका कूलाम के नियम अनुसार सही हो जाएगा, यानी निकाय की बाहरी सतह पर ही विद्युत आवेश रहता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दे रखा है दोस्तों, फुलमिनोलॉजी किसका अध्ययन है। दोस्तों, फुलमिनोलॉजी जो होता है ये किसका अध्ययन है हमें पूछा गया। बादल फटने, ज्वालामुखी, आकाशीय बिजली, वातावरण परिवर्तन। दोस्तों, आकाशीय बिजली का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है फुलमिनोलॉजी। और दोस्तों, जो वैज्ञानिक इस अध्ययन को करते हैं उन वैज्ञानिकों को कहा जाता है फुलमिनोलॉजिस्ट। दोस्तों, ये आपको आसानी से याद रह जाएगा, फुलमिनोलॉजिस्ट उन वैज्ञानिकों को कहा जाता है, और फुलमिनोलॉजी कहा जाता है आकाशीय बिजली का जो अध्ययन होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पे आ गए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 हमारे सामने है, आँख के परीक्षण में डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर जो यूज़ करता है, जब आंखों के लिए जो दर्पण यूज़ करता है, मिरर, वो कौन सा मिरर यूज़ करता है ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण को डॉक्टर यूज़ करता है। लेकिन क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण जो होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है, इसलिए छोटे से आँखों के छोटी सी छोटी कोशिकाओं का भी उसमें बड़ा चित्र बन जाता है, इसलिए डॉक्टर उसे आसानी से देख पाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। दोस्तों, उत्तल दर्पण जो होता है उनका उपयोग वाहनों के शीशे आदि में किया जाता है। दोस्तों, क्यों किया जाता है वाहनों के शीशे में, क्योंकि दोस्तों वाहनों के पीछे का दृश्य बहुत ज़्यादा होता है, उसको छोटे से शीशे में देखने के लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा दृश्य छोटे चीज़ों में देख सके, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है बड़ी चीज़ों का छोटा दृश्य बनाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 की ओर आ गए हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारे सामने है, आमाशय रस में मौजूद अम्ल कौन सा है। यानी आमाशय का जो रस होता है दोस्तों हमारे शरीर में, उसमें कौन सा एसिड रहता है, कौन सा अम्ल रहता है, हमसे पूछा गया है। दोस्तों, HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो हमारे आमाशय में पाया जाता है दोस्तों।
तभी हमें कहते हैं दोस्तों कि जब खाना खाने के 1 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए दोस्तों? कि जो HCl होता है दोस्तों, हम पानी पीते हैं तो ये तनु हो जाता है, यानी इसमें पानी मिल जाता है दोस्तों, जिससे वो तनु हो जाता है, बहुत ही लिक्विड हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण वो भोजन का पाचन नहीं कर पाता है। इसलिए HCl आमाशय में मौजूद रहता है। आपको क्लियर अब आसानी से याद रह जाएगा, आपने इतना इसके बारे में सुन लिया है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 की ओर आ गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 हमारे सामने है, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट थर्मामीटर में रीडिंग्स बिल्कुल एक होगी। यानी सेल्सियस जो होता है दोस्तों, सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाना, दोनों की रीडिंग एक जैसी किस तापमान पर होगी, ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। -40 डिग्री पर, आपको याद रखना दोस्तों, -40 डिग्री मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। -40 डिग्री पर सेल्सियस पैमाना और फारेनहाइट पैमाना दोनों की रीडिंग बराबर होती है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न हमारे सामने प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? तो दोस्तों विटामिन ए होता है दोस्तों, विटामिन ए से वो रोग होता है रतौंधी, और यहाँ दे रखा है इसका ये गलत हो जाएगा दोस्तों। विटामिन बी से दोस्तों बेरी बेरी होता है, यहाँ रिकेट्स दे रहा है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी से कौन सा होता है दोस्तों? इसकर भी होता है दोस्तों, इसने रतौंधी दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। लेकिन विटामिन ई से प्रजनन क्षमता में कमी होती है इसकी कमी के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इसको सही मिलाया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ